गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ रिया दीक्षित। और जैसा कि हम राम सिंह यादव की जो बुक है उसमें से हम पेपर सेट कर रहे थे, जो भी साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कर रहे थे। और अभी तक हमने सेट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज से हम सेट 4 स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का। ये सारे जो भी साइंस के क्वेश्चन मैं आपको सेट वाइज करवाती हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आर्मी में जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, एनए, टेक्निकल, इन सब की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चंस को देखिएगा और यदि आपको इसका आंसर पता होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? और यहाँ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है रासायनिक, ऑप्शन ए है रासायनिक। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्थितिज, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्युत, और ऑप्शन डी हमारे पास दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। यहाँ पे हम पहले एक एक ऑप्शंस को समझते हैं, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। पहले एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड करती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? सबसे पहला आंसर तो पता है कि ए आएगा, बट हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु में, स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण आती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ तो हम स्प्रिंग को देखते हैं। स्प्रिंग का एक शेप होता है, हम उसको खींचते हैं, मतलब हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन करने के बाद उसमें कुछ ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट हम सी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन है विद्युत। तो विद्युत यानी करंट होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा भंडारित की जाती है, तो विद्युत ऊर्जा तो नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यानी गति के कारण किसी के अंदर कोई भी ऊर्जा आती है तो उस प्रकार की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब हम हमारे ऑप्शन ए जो राइट आंसर है इस पे आते हैं, रासायनिक ऊर्जा। रसायन क्या होता है? तो बैटरी जो है ना वो रसायनों से मिलके बनी है। बैटरी जो है वो रसायनों से मिलके बनी है, यानी बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। जो बैटरी है वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है। यानी बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी, रासायनिक ऊर्जा। आपको स्प्रिंग का दिया हो तो याद रखना है स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग का याद रखना है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आएगा ए। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है ताला और चाबी। ताला और चाबी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो उसका भी आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे आपका स्प्रिंग का एग्जाम्पल भी आएगा, तो ये भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से खाली जगह को प्रभावित करती है। जो प्रमुख रूप से खाली जगह को
प्रभावित करती है। और यहाँ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है हृदय, ऑप्शन ए दिया हुआ है हृदय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हाथ पैर, ऑप्शन सी दिया हुआ है रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी दिया हुआ है रक्त कोशिकाएं, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फेफड़ा यानी लंग्स। ऑप्शन डी में दिया हुआ है फेफड़ा यानी लंग्स। अब एक एक करके क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं, फिर ये ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है। ल्यूकीमिया जो है ना, ये एक प्रकार का कैंसर है जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो वही यहाँ पे पूछा हुआ है, जो प्रमुख रूप से मानव के किस अंग को प्रभावित करती है, जो प्रमुख रूप से मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट। तो ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसे रक्त कैंसर या फिर ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो ये हमारे हार्ट को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं हाथ पैर। तो नहीं, ये हमारे हाथ पैर को भी प्रभावित नहीं करती है। सी नंबर का ऑप्शन जो है हमारे पास ये राइट है कि रक्त की कोशिकाओं को, ये रक्त की कोशिकाओं को किस प्रकार से प्रभावित करती है, क्योंकि ये खुद एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, एक प्रकार का रक्त कैंसर है ल्यूकीमिया। इसलिए ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। और यदि आपका ऐसा पूछा जाए कि फेफड़ा जो है ना, फेफड़ा बीमारी ये शरीर, ये जो है ना किसकी, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, टीबी। अगर आपको टीबी में दिया हो कि टीबी जो है ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर आएगा फेफड़ा। यदि यहाँ पे आपको बीमारी की जगह टीबी दिया रहता कि टीबी जो है ये एक मानव बीमारी है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो हमारा आंसर आता फेफड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे टोटल हमारे पास 50 सेट हैं, हमको 50 सेट कंप्लीट करने हैं और एक सेट में हम 15 क्वेश्चन करते हैं। तो आधा साइंस तो आपका ये सेट करेंगे आप, उससे ही आपका आधा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब है? इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब या फिर इसे अम्ल भी कह सकते हैं, अम्ल है। इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब या फिर अम्ल है? यहाँ हमको ऑप्शंस में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन ए में दिया हुआ है NaCl, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है KOH, सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमें H2SO4, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब है या फिर अम्ल है? तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं। पहला वाला है NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमको पता है नमक का सूत्र है। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये तेजाब है या फिर अम्ल है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि तेजाब, अम्ल से कम पूछा जाता है, ज़्यादा तेजाब दिया जाता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब है। तो यहाँ पे जो तेजाब है ये H2SO4 या फिर इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। NaCl ये नहीं आएगा, ये नमक का रासायनिक सूत्र है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। मतलब हमारा आंसर आएगा H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन।
4th नंबर का क्वेश्चन है, अल्फा कण खाली जगह होते हैं। अल्फा कण खाली जगह होते हैं। ऑप्शन ए में हमको दिया हुआ है धन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऋण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उदासीन और ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है नन, यानी एक भी नहीं। अब ये अल्फा कण है क्या, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। आप सबको रेडियो एक्टिवता पता होगा या फिर रेडियो सक्रिय तत्व पता होगा। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं? तो रेडियो सक्रिय तत्व वो तत्व होते हैं जिनके नाभिक से, जिनके न्यूक्लियस से या फिर नाभिक से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। यही किरणें होती हैं अल्फा, बीटा और गामा। रेडियो एक्टिव तत्व वो तत्व होते हैं जिनके नाभिक से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और वो किरणें होती हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब ये अल्फा, बीटा, गामा है ना, इसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया था उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसके बारे में आगे पढ़ाई की थी कि ये किरणें क्या होती हैं, कैसे निकलती हैं, कौन सी धन आवेशित होती हैं और कौन से ऋण आवेशित होती हैं। एक बार मैं आपको इसका पिक्चर बना के बताती हूँ। ये हम कोई भी एक विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र ये ऊपर से ऋण आवेशित है और ये नीचे से धन आवेशित है। ये हमने कोई भी एक विद्युत क्षेत्र ले लिया, ऊपर से ऋण आवेशित है, नीचे धन आवेशित है। ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। अब यहाँ पे हम अल्फा किरणों को रखते हैं, बीटा किरणों को रखते हैं और गामा किरणों को रखते हैं। अब हुआ क्या, जब रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया तो ये जो अल्फा किरणें हैं ये यहाँ से तो बिल्कुल सीधी गई, लेकिन जैसे ही ये विद्युत क्षेत्र के अंदर गई तो ये ऋण साइड है ना, इस साइड मुड़ गई, यानी ऋण जो भी निशान है उसकी साइड मुड़ गई। उसके बाद जब बीटा किरणें गई इस विद्युत क्षेत्र में तो वो धन की तरफ आकर्षित हो गई, धन की साइड, जो धन विद्युत भार था उसकी साइड चली गई। उसके बाद गामा किरणों की बारी आई तो गामा किरणें जो हैं वो सीधी बाहर निकल गई। यानी इस प्रयोग से हमको ये पता चला कि अल्फा यदि ऋण की साइड जाती है तो अल्फा कैसी होगी, धन आवेशित होगी, क्योंकि अल्फा हमको पता है कि माइनस प्लस को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है और प्लस माइनस को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही ये है, अल्फा को जब भी विद्युत क्षेत्र में भेजा गया तो वो माइनस की साइड मुड़ गई, तो माइनस की साइड मुड़ गई मतलब ये प्रयोग से हमें ये पता चलता है कि जो अल्फा कण होते हैं वो कैसे होते हैं, धन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बीटा कण। बीटा कण को जब भी रदरफोर्ड विद्युत क्षेत्र में ले गए तो क्या हुआ, वो धन की साइड मुड़ गई, यानी वो धन की साइड मुड़ गई। यानी इससे ये प्रतीत होता है कि बीटा किरणें कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। थर्ड है गामा। तो जब गामा को विद्युत क्षेत्र में से गुजारा गया तो गामा जो है ना, नहीं वो ऋण की साइड गई और ना ही वो धन की साइड गई, वो सीधे विद्युत क्षेत्र से बाहर निकल गई। मतलब ये प्रयोग से हमें ये पता चलता है कि अल्फा जो है वो धन आवेशित है, बीटा जो है वो ऋण आवेशित है और गामा देखिए तो गामा कैसी है, उदासीन है। यानी यदि आपको अल्फा का पूछा जाता है तो धन आएगा, बीटा पूछा जाता है तो ऋण आएगा और यदि आपसे गामा के बारे में पूछ लिया जाए तो गामा पे कोई भी आवेश नहीं होता, यानी वो उदासीन होती है। आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। रेडियो सक्रियता के बारे में याद रखना है कि हेनरी बैकरल ने बताया था। सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी बैकरल ने बताया था और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना है। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए हेनरी बैकरल को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे देखते हैं हम 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के रास्ते को, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या
कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है कॉस्मिक हाईवे, कॉस्मिक हाईवे। ऑप्शन बी दिया हुआ है आकाश गंगा, मिल्की वे, आकाश गंगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑर्बिट, ऑर्बिट। ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑर्बिट। और ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है यहाँ पे नन, एक भी नहीं, एक भी नहीं। अब हमें पता है कि सूर्य के चारों तरफ कुछ ग्रह हैं जो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहा जाता है। मतलब जो ग्रह है ना वो परिक्रमा करते हैं, तो वो जिस रास्ते पे परिक्रमा करते हैं उस रास्ते को क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑर्बिट। यानी सूर्य के चारों तरफ एक वलयकार रचना होती है, उस वलयकार संरचना पे क्या करते हैं, ग्रह जो हैं वो परिक्रमा करते हैं। तो उस रास्ते को, उस वलयकार संरचना को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा सी। सॉरी, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। ऑप्शन बी हमें यहाँ पे दिया हुआ है थायराइड, थायराइड। ऑप्शन सी दिया हुआ है यकृत और ऑप्शन डी दिया हुआ है पीयूष। ऑप्शन डी दिया हुआ है पीयूष। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन ए में है पैनक्रियाज, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पीयूष। सबसे पहले देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को ही हिंदी में अग्न्याशय कहा जाता है। पैनक्रियाज को ही हिंदी में अग्न्याशय कहा जाता है। और यदि इसका अन्य नाम देखें तो इसका एक और नाम है जिसे स्वादुपिंड कहा जाता है। इसका एक और अन्य नाम है जिसे स्वादुपिंड भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसे अग्न्याशय भी कहा जाता है। यानी सारे नाम याद रखने हैं। अग्न्याशय, तीनों नाम आपको ये याद रखने हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है थायराइड, ऑप्शन सी दिया हुआ है यकृत और ऑप्शन डी दिया हुआ है पीयूष। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आपको मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा हुआ है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, लीवर। समझ में आया। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत का वजन कितना होता है तो 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के बीच में होता है। यकृत का जो वजन है, हमारे शरीर में यकृत का जो वजन है वो 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के बीच होता है। इसलिए यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं ए नंबर के ऑप्शन पे। तो ए जो है ना, पैनक्रियाज, स्वादुपिंड या फिर अग्न्याशय, ये क्या है तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहले सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और यदि आपको पूछा जाता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो हमारा आंसर आएगा पैनक्रियाज, स्वादुपिंड या फिर अग्न्याशय। उसके बाद आगे थायराइड को देखते हैं। थायराइड जो है ना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रवी ग्रंथि है। थायराइड जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रवी ग्रंथि। यानी यदि यहाँ पे ग्रंथि आपको ना दिया हो और अंतस्रवी ग्रंथि पूछा हो मानव शरीर की
सबसे बड़ी अंतस्रवी ग्रंथि, तब हमारा आंसर आएगा थायराइड। थायराइड जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रवी ग्रंथि है। अब हमने ये तीनों बड़े वाले देख लिए, अब एक लास्ट बचा है हमारे पास पीयूष। तो पीयूष का क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा आंसर आएगा पीयूष। पीयूष को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम भी आपको याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, या फिर इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, या फिर इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ये चारों जो हैं ये हमारे बायो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं वापस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देती हूँ। पैनक्रियाज, स्वादुपिंड या अग्नाशय, ये क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे देखते हैं थायराइड। थायराइड क्या है? तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रवी ग्रंथि। थर्ड देखते हैं यकृत। तो यकृत क्या है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि जिसका वजन कितना होता है? तो 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के बीच होता है। और डी ऑप्शन देखते हैं। डी जो है पीयूष, मास्टर या फिर इसे पिट्यूटरी भी कहा जाता है। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये ए बी सी डी चारों ऑप्शन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चारों याद रखना है। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? बिजली गिरते समय, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? यहाँ हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है CO2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है क्लोरीन। ऑप्शन डी दिया हुआ है क्लोरीन। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिजली गिरते समय, जब भी आकाश से बिजली गिरती है तो उस बिजली से कौन सी गैस पैदा होती है, यानी कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ हमारा आंसर आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। जब भी बिजली गिरती है ना, तो याद रखना है नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है, ये वाली गैस पैदा होती है। आगे ऑक्सीजन से भी देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये आग लगाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन जो है ये आग लगाने में, यानी आग लगती है तो वो किसकी वजह से लगती है? ऑक्सीजन की वजह से। आगे है सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? तो ये आग को बुझाने में मदद रूप होता है। आग को बुझाने में मदद रूप होता है। और यदि आपको क्लोरीन का उपयोग पूछ लिया जाए तो क्लोरीन का उपयोग पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग पानी को, यानी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एक MCQ डिस्कस करके बता रही हूँ। मतलब यदि आपका इससे क्वेश्चन आता है तो भी आपका आंसर सॉल्व हो जाए, यदि इससे क्वेश्चन आता है, मतलब इसमें से अगर आपको कोई भी MCQ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 8th नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व खाली जगह है। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व खाली जगह है।
और यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऑप्शन डी है नैन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है सबसे हल्का तत्व। हम पीरियोडिक टेबल में देखें यानी आवर्त सारणी में देखें तो अभी तक ढूंढे गए तत्वों की संख्या 118 है। तो उसी 118 तत्वों में से आपको यहाँ पे पूछा गया है कि उन 118 तत्वों में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो हम यदि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखें तो ये परमाणु क्रमांक 1 पे आता है और इसी को आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को ही आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कहा जाता है। और यदि आपको सबसे भारी धातु पूछी गई, सबसे भारी धातु कौन सी है, भारी धातु, तो याद रखना है ओस्मियम। भारी धातु यानी सबसे भारी धातु में आएगा ओस्मियम। ओस्मियम का जो संकेत होता है वो होता है OS। ओस्मियम का संकेत होता है OS। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देती हूँ। 9th नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी, इसका मैं आंसर आपको सीधे बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी यानी 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। आपको ये याद रखना है, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। आगे देखते हैं हम 10th नंबर का क्वेश्चन। टेंथ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा रोग निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन के कारण होता है? दूषित भोजन के कारण होता है। और यहाँ हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB। ऑप्शन बी हमको दिया हुआ है टाइफॉइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है टाइफॉइड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है चिकन पॉक्स, छोटी माता या फिर बड़ी माता, सॉरी माता। और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई भी नहीं।
एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन के कारण होता है? यदि आप दूषित भोजन को ग्रहण करते हैं तो निम्न में से कौन सा रोग हमें होगा? टीबी है। टीबी जो है ये दूषित भोजन के कारण नहीं होता। छोटी माता है, ये भी दूषित भोजन के कारण नहीं होता। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, टाइफाइड। यदि आप दूषित भोजन लेते हैं या फिर दूषित पानी का ग्रहण करते हैं तो टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है। बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण भी टाइफाइड होता है और दूषित पानी के कारण ये फैलता है। दूषित पानी के कारण या फिर दूषित भोजन ग्रहण करने के कारण टाइफाइड होता है। और यदि पूछा जाए कि ये दूषित, ये तो भोजन है और पानी है, लेकिन किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो हमारा आंसर आएगा साल्मोनेला। हम एक बार टीबी की भी बात कर लेते हैं। टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी जो है ना ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और यदि आपको टाइफाइड में पूछ लिया जाए कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आएगा आंत, इंटेस्टाइन। टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंसर आएगा आंत। और यदि आपको टीबी का पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आएगा फेफड़ा। टीबी का आपको अन्य नाम भी याद रखना है, क्षय, या फिर कभी कभी आपको तपेदिक भी दे दिया जाता है। टीबी को क्षय या फिर तपेदिक दे दिया जाता है। और टीबी याद रखना है, ये कैसे दूषित भोजन के कारण फैलता है टाइफाइड। तो टीबी, अगर टीबी पूछा जाए टीबी किस कारण फैलता है, तो ये हवा से फैलता है। अगर यहाँ पे लिखा रहता ना कि निम्न में से कौन सा रोग हवा के कारण, हवा से फैलता है, तो हमारा आंसर आता टीबी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये हमारे शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। इसका अन्य नाम है क्षय या फिर तपेदिक। आगे देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक मछली श्वसन के लिए खाली जगह उपयोग करती है। एक मछली श्वसन के लिए, एक मछली श्वसन के लिए खाली जगह का उपयोग करती है। खाली जगह का उपयोग करती है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गलफड़े, गलफड़े, नाक, मुंह, और ऑप्शन डी में है आंख। एक मछली श्वसन के लिए खाली जगह का उपयोग करती है, तो याद रखना है मछली जो है ना श्वसन के लिए गलफड़ों का यानी गिल्स का उपयोग करती है। मछली श्वसन के लिए गलफड़ों का उपयोग करती है। नाक का उपयोग, मुंह का तो उपयोग नहीं होगा, आंख भी नहीं होगा। और यदि नाक का पूछा जाए तो हम मानव, या फिर फेफड़े का पूछा जाए तो भी हम मानव। यदि आपको यहाँ पे ये पूछा रहता है कि त्वचा, त्वचा के द्वारा कौन श्वसन करता है, तो त्वचा के द्वारा आता केचुआ, त्वचा के द्वारा आता केचुआ या फिर मेंढक। केचुआ या फिर मेंढक, ये दोनों त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। आगे देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस जहरीली गैस है? कौन सी गैस, कौन सी गैस जहरीली कौन सी गैस जहरीली गैस है? ऑप्शंस में दिया हुआ है ऑक्सीजन,
ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऑप्शन डी है एक भी नहीं। वापस एक बार मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कौन सी गैस जहरीली है यानी पॉइजनस है, इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो पॉइजनस है या फिर जहरीली है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो जहरीली नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी हम ब्रेथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो यदि वो जहरीली होती तो फिर नहीं चलता, हम अभी तक जिंदा नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब भी हम ब्रेथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल करते हैं, ये भी जहरीली नहीं हो सकती। थर्ड हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको जहरीली गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड में कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस है। और यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पूछा जाए तो ये आग को बुझाने के लिए उपयोगी है। ऑक्सीजन का पूछा जाए तो आग लगने के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। 13th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आज का। नंबर का क्वेश्चन है, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई देगी। लाल रिबन हरे रंग के, लाल रिबन हरे रंग के बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई देगी। हरे रंग का कोई भी बल्ब है, बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई देगी। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लाल, ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी दिया हुआ है हरा और ऑप्शन डी दिया हुआ है सफ़ेद। आपका ये रंग का क्वेश्चन आता ही है, ये प्रकाश टॉपिक है, लाइट टॉपिक है फिजिक्स में, उसका क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन आता है कि यदि मैं हरे पे लाल डालूँ, लाल पे हरा डालूँ, आपको कलर्स का पूछा जाएगा कि यदि लाल रिबन, कोई लाल कलर की रिबिंग है, ठीक है, अब उसको हरे रंग के बल्ब पे डाला जा रहा है, बल्ब का रंग कैसा है हरा और रिबन का रंग कैसा है लाल। तो जब भी मैं लाल रिबन को हरे रंग के बल्ब के ऊपर डालूंगी तो याद रखिएगा, ना ही वो लाल दिखेगी और ना ही वो हरी दिखेगी, ना ही सफ़ेद दिखेगी। वो कैसे कलर की दिखेगी, काले कलर की दिखेगी। यदि आप लाल कलर के रिबन पे हरे रंग की प्रकाश डालते हैं या इसको हरे बल्ब पे रखते हैं तो उसका रंग जो है वो है काला दिखाई देगा, लाल तो दिखाई देगा नहीं। यदि ये भी लाल होता और ये भी लाल होता तब वो लाल दिखाई देता। यदि ये लाल होता और ये हरे की जगह सफ़ेद होता तब वह लाल दिखाई देता। हरा का देख लेते हैं, हरे के ऊपर हरा रंग डालेंगे तभी वो हरा दिखेगा, और यदि हम हरे के ऊपर सफ़ेद रंग डालेंगे तो भी वो हरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको ना ही हरा दिया हुआ है और ना ही सफ़ेद दिया हुआ है, तो हमारा एक ही आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। 14th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से विस्फोटक कौन सा है। निम्न में से विस्फोटक कौन सा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है TNT, ऑप्शन बी दिया हुआ है TNG, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोनों, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन, यानी नन ऑफ दिस, एक भी नहीं।
वापस एक बार क्वेश्चन में रीड करती हूँ। निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? निम्न जो भी आपको पदार्थ के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विस्फोटक है? तो ये है TNT, जिसे कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। और ये है TNG, जिसे कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और ये है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये दोनों जो है ना एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है, ये दोनों ही। तो हमारा आंसर आएगा C, यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये दोनों एक प्रकार के विस्फोटक हैं। मतलब यहाँ पे हमारा C ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, यानी A और B दोनों ही आएगा। अब आज का हम हमारा होमवर्क देखते हैं, 15th नंबर का क्वेश्चन, जो आपको कमेंट करके बताना है। फिफ्टींथ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन A दिया हुआ है 3, ऑप्शन B में दिया हुआ है 4, ऑप्शन C दिया हुआ है 2 और ऑप्शन D दिया हुआ है 1। हम सभी को पता है कि मनुष्य के हृदय के 4 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो मैंने आपको मनुष्य का बता दिया कि मनुष्य में 4 होते हैं, मनुष्य के हृदय के 4 कक्ष होते हैं। अब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही कैंसिल करवा दिया और आपके पास है A, C और D। तो आपको इसका आंसर बताना है कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। यह आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आज जैसे कि हम सेट 4 पे आ गए, ऐसे ही हमको टोटल सेट 50 सेट्स करने हैं। एक सेट में अगर हम 15 क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास 50 सेट हैं, यानी साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।